इसी तरह से कैश आउटफ्लो जो है ये क्या है कि आप जो है वो कोई ट्रेजरी स्टॉक बाय कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में आपको याद है, ट्रेजरी स्टॉक को डिटेल से पढ़ा था। अपनी शेयर जब कंपनी बाय बैक कर लेती है, डिविडेंड आपको देना होता है शेयर होल्डर्स को, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपने जो है पे ऑफ करना होता है। तो ये सारे कैश आउटफ्लोज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के। तो ये तो हो गई हमारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स। अब नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग क्या है, यानी नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से मुराद ये है कि अभी तो हमने देखा ना कैश इन कैश आउट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं, यानी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है नॉन कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है नॉन कैश। तो याद रखें यहाँ पे सेटलमेंट की बात आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सेटलमेंट की बात आएगी। कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसको नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। मसलन सेटलमेंट इन्वेस्टिंग में कैसे हो सकता है कि लेट से आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसके बदले जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। कैश का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि आप प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो ये नॉन कैश इन्वेस्टिंग हो जाएगा। इस तरह नॉन कैश फाइनेंसिंग में क्या होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई डेट जो है वो आपने लिया हुआ और आप जो है अपने क्रेडिटर्स को ये कहते हैं, आपने जो आपके वेंडर्स हैं उनको ये कहते हैं कि जी हम आपको जो है ना ये कैश में वापस नहीं करते, बल्कि आपको इसकी जगह कंपनी का जो स्टॉक्स यानी शेयर्स इशू कर देते हैं। और अगर वो मान जाते हैं तो ज़ाहिर है कि कैश के बगैर ही आपकी सेटलमेंट होगी। तो इस तरह के जो मामला हैं नॉन कैश इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसमें चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे रिटायरमेंट ऑफ डेट बाय इशूइंग इक्विटी स्टॉक, यानी अगर आप डेट को रिटायर कर देते हैं स्टॉक इशू करके। कन्वर्जन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक टू कॉमन स्टॉक, लीज ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल लीज ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय इशूइंग अ नोट ऑफ बॉन्ड, एक्सचेंज ऑफ नॉन कैश एसेट्स फॉर अदर नॉन कैश एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन कैश एसेट बाय इशूइंग इक्विटी और डेट। ये सारे तरीके हैं सेटलमेंट करने के। तो इनमें जो है वो कैश का इस्तेमाल नहीं होता और आप जो है वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर होती है, इसमें पहली बड़ी बेसिक सी चीज़ है, भी हम आगे जाके इसके दोनों मेथड्स देखेंगे। ये मेथड्स जो हैं वो क्या होंगे कि एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड तफसील से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो है वो चीज़ें आप याद रख लें कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो इन तीनों को आपने जो है वो यहाँ इनमें जो ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होंगी, जो एक्टिविटीज़ आएंगी, उनसे जो कैश इन आउट होगा उनको आपने जो है वो यहाँ पे अपना जो है लिस्ट बनाते जाना है और एंड में आके इन तीनों जो एक्टिविटीज़ से कैश का फ्लो है उसको ऐड अप कर लेना है। जब कैश फ्लो आप ऐड अप कर लें तो सारा रिज़ल्ट यही होगा, या तो आंसर माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। तो बहरहाल जो भी आंसर हो उसमें आपने कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना, तो ये आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट एंडिंग पीरियड के आ जाते हैं। सो ये बेसिकली आपकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो है। अभी हम डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना आपने जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कैश में नेट इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है, यानी कैश कम हो रहा है बिज़नेस का या ज़्यादा हो रहा है। दूसरा आपने ये भी देखना है कि मतलब कैश इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन कैश से मुराद यही है कि साल के स्टार्ट में जो कैश था और साल के एंड में जो कैश है, ठीक है, इनके हिसाब से आपने देखना है कि इसमें इंक्रीज़ आ रहा है कि डिक्रीज़ आ रहा है। दूसरा आपने ये भी देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश है वो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। फिर आपने ये भी देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश है वो कितना है, नेट कैश। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश देखना है और फिर एंड में जो है वो एंडिंग बैलेंसेस और जो ओपनिंग आपका कैश है उसके लिहाज से आपने प्रूफ करना। तो प्रूफ से मुराद ये होता है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और जो एंडिंग कैश बैलेंस आप निकालते हैं वो एंडिंग कैश बैलेंस होता है जो आपकी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड इस साइड पे शो हो रहा होता है। तो ये सेम होने चाहिए। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट उस एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश जो बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है बतौर एसेट, उसको वेरीफाई भी करती है। तो कैश अकाउंट को एनालाइज करना,
अब ज़ाहिर है कैश अकाउंट एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को एंटर किया होता है। यानी आपने कैश अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट में आप क्या करते थे कि डेबिट साइड जो होती है इस पर आप जो है वो तमाम ऐसी चीज़ें जो है ना लिखते हैं जो कि कैश इन्वर्ट का सबब होती हैं, यानी जिनसे कैश बिजनेस में आता है। और क्रेडिट साइड पर तमाम वो जो ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं जिनकी वजह से कैश जा रहा होता है बिजनेस से। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसको एनालाइज करने से आप जो है वो अपने बेसिक जो है वो चीज़ों को, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब नॉन कैश अकाउंट कैसे एनालाइज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन कैश अकाउंट्स जो हैं जिनमें सेटलमेंट हो जाती है और कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसमें भी आपने देखना होता है कि नॉन कैश एसेट्स आपके कौन कौन से हैं, यानी ऐसे एसेट्स हैं जिनका कैश से ताल्लुक नहीं है, उनको भी आपने जो है वो देखना होता है कि ये इनकी सेटलमेंट कैसे होगी। यहाँ से अगर कुछ एसोसिएटेड चीज़ें हैं एसेट्स में, उनको आप देख लें, लायबिलिटीज़ के साथ एसोसिएट कर रही हैं उनको देख लें। बहरहाल ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हमारा जो बेसिक मकसद कैश फ्लो स्टेटमेंट का है उसमें ज़्यादा फोकस कैश के ऊपर ही है। तो इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, मतलब कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, यानी ज़ाहिर है कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसको देख के आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो उसमें बेसिकली कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स होती हैं, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट है, इस साल की बैलेंस शीट है, मौजूदा साल की इनकम स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर इजाफी मालूमात है इस साल से मुतल्लिक या पिछले साल से मुतल्लिक, तो वो भी आप इसमें अगर आपके पास हो, तो इन 3 चीज़ों की वजह से आप जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब कुछ बेसिक चीज़ें अभी तक जो हमने डिस्कस की उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप ये मुख्तलिफ जो है वो आपको ट्रांजैक्शंस दी जा रही हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बता दें इनमें से इनको पढ़ के कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब देखिए, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं आप, इक्विपमेंट ख़रीदना इन्वेस्टिंग में आता है तो हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इशूस ऑफ स्टॉक फॉर कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी स्टॉक में शेयर इशू किया आपने कैश पे। रिसीट ऑफ कैश डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से आप कैश डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। अब जाहिर है कि ये भी आपकी जो है वो इनकम आ रही है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रही है। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स हैं, ऑपरेशंस में आता है, ठीक है। नोट पेबल इशूड फॉर कैश है, नोट पेबल इशू किया है कैश के अगेंस्ट। अब जाहिर है कि ये फाइनेंस किया आपने, तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इसमें आती जाएंगी। तो नोट पेबल अगर लॉन्ग टर्म है तो फाइनेंसिंग में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। सो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डे टू डे जो आपकी कैश रिसीट और एक्सपेंसेस होते हैं। इन्वेस्टिंग में जो एसेट और आपने बाय करना होता है, और फाइनेंसिंग में लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो इनका आपने जो ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब ये बैलेंस शीट देख लें, एग्जाम्पल बैलेंस शीट है, ठीक है। ऑपरेटिंग जो है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें ज़्यादातर जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें ये प्लांट एसेट्स वगैरह जो फिक्स एसेट्स हैं वो यहाँ मतलब आपकी शो हो रही थी बैलेंस शीट में, और जो फाइनेंसिंग है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और इक्विटी में शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का आप समझ लें बैलेंस शीट में अगर आप एरिया देख रहे हो कि बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट से अगर आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ जो है ये बेसिकली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है इसके बारे में मालूमात देते हैं, जबकि जो प्लांट एसेट्स हैं ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात देते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं ये बेसिकली इक्विटी वगैरह फाइनेंसिंग के हवाले से मालूमात देते हैं। तो अब हम अगर देखें इस लिहाज से, तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस है, रिसीट ऑफ कैश डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है, कैश पेड फॉर यूटिलिटीज़ है,
और इसी तरह से कैश रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो